Hello everyone. So this is going to be the last video of this particular chapter. This is the fourth video. इसमें हम लोग जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे. और मैंने ये वीडियो पहले बना ली थी लेकिन ये डिलीट हो गई गलती से, तो थोड़ा डिफरेंट सा है. सो मैंने पहले से सब कुछ लिखा हुआ है. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन. तो कुछ अगर प्रॉब्लम्स हों तो प्लीज़ बताइएगा. चलिए, तो इन द लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी कवर्ड व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस. एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इस वीडियो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बाय हमें कब सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए और कब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके बारे में छोटी सी बातें करेंगे. फिर कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे. तो देखिए, कॉम्बिनेशंस दो टाइप के होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल. डिफाइनिंग फीचर ये है कि सीरीज़ कनेक्शंस में हम लोगों को पहले से पता है दैट करंट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. करंट क्या रहता है? सेम रहता है. सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम एंड पैरेलल में इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है. कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग होम अप्लायंसेस में, हम लोग घरों के जो कनेक्शंस होते हैं, घरों में जो वायरिंग होती है, उसमें हम लोग पैरेलल क्यों यूज़ करते हैं और सीरीज़ क्यों यूज़ नहीं करते हैं. तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है वो आज के इसी टॉपिक से क्लियर होगा. बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पास करंट इसमें सेम होता है और इसमें डिफरेंट होता है. दिस इज़ द बेसिक रीज़न. सो होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं. देखिए, अगर हमारे पास कोई एक सीरीज़ कनेक्शन है, मान लीजिए दिस इज़ वन रजिस्टर, दिस इज़ अ बल्ब, दिस इज़ अनदर रजिस्टर. हमारे घर पे कोई एक चीज़ है. अब इसमें क्या है, सारी चीज़ें हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दी. दिस इज़ फर्स्ट थिंग, दिस इज़ सेकेंड थिंग, दिस इज़ थर्ड थिंग. एनी अप्लायंसेस कैन बी दोज. ठीक है, दे कैन बी एनी अप्लायंसेस. मान लीजिए फ्रिज है, हीटर है, बल्ब है, लाइट है, कुछ भी है. ये हमने कैसे कनेक्ट कर दिए? सीरीज़ में. तो अब क्या हुआ, देखिए, इन सब के थ्रू जो करंट जा रहा है इट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. तो पहली प्रॉब्लम तो ये होती है दैट ऑल द अप्लायंसेस आर गोइंग टू हैव डिफरेंट करंट रेटिंग्स. जो भी अप्लायंसेस हमारे घर में होते हैं उन सब की करंट रेटिंग सेम नहीं होती है. मतलब उन सबको सेम करंट नहीं चाहिए होता है काम करने के लिए. तो अगर सेम करंट नहीं चाहिए होता है तो हम सीरीज़ में तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सीरीज़ में तो सेम करंट ही जाता है. जो आई करंट इसके थ्रू गया वही आई करंट इसके थ्रू भी गया, वही आई करंट इसके थ्रू भी गया. तो पहली बात तो ये है कि हम लोग सीरीज़ में इसलिए नहीं लगाते हैं बिकॉज ऑल द अप्लायंसेस आर गोइंग टू हैव डिफरेंट करंट रेटिंग्स. उनको अलग अलग करंट चाहिए और हम सीरीज़ में तो अलग करंट दे ही नहीं सकते. ठीक है, और हम पैरेलल में दे सकते हैं, इसीलिए भी यूज़ पैरेलल कनेक्शंस. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़, अगर हमारा ये ऐसे कनेक्शंस हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इनमें से मान लीजिए मेरा सेकंड वाला जो ये अप्लायंस है ये ख़राब हो गया, ये अब फ्यूज़ हो गया, ये काम करना बंद कर दिया इसने, तो मेरा करंट जो भी इसके थ्रू जाना था वो करंट रुक गया. तो नाउ दैट करंट इज़ नॉट गोइंग टू गो फ्रॉम 3 and 4 and 5 वॉट एवर अप्लायंसेज आर आफ्टर 2 के बाद जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड थे उनमें तो करंट पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि 2 में ही ख़राब हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, है ना. एक ही रास्ता था, इस रास्ते से ही जाना था, इस रास्ते में कुछ आ गया, रास्ते में ब्रेक हो गया, तो अब आगे कैसे जाएंगे, है ना. तो इसीलिए वी डू नॉट यूज़ सीरीज़ कनेक्शंस, बिकॉज अगर एक अप्लायंस में फॉल्ट है तो इट ब्रेक्स द सर्किट्स, सर्किट क्या बन जाता है? ओपन बन जाता है. क्योंकि अब क्या हो गया, अगर एक भी अप्लायंस में फॉल्ट आ गई तो वो आगे करंट को नहीं जाने दे रहा है. वेयर एज अगर हम पैरेलल की बात करें तो मान लीजिए एक अप्लायंस आपका ये था, एक अप्लायंस ये था, एक अप्लायंस ये था, है ना. ये आपके 3 अप्लायंस थे. यहाँ से करंट आया, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया. तो फर्स्ट चीज़ तो ये सॉल्व हो गई कि सब में अलग अलग करंट जा रहा है. इसमें मान लीजिए I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है. तो एक तो अलग अलग करंट रेटिंग हो गई सबकी. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ इज़, इफ़ दिस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो I1 रुक जाएगा ना, I2 में तो करंट जाएगा, I3 में भी करंट जाएगा. माई दिस रजिस्टर विल ऑल्सो वर्क, माई दिस रजिस्टर विल ऑल्सो वर्क. तो सिर्फ उसी ब्रांच को फ़र्क पड़ेगा, पूरे सर्किट को फ़र्क नहीं पड़ेगा. These are the two reasons, basic reasons, very important, why we use parallel combinations more as compared to series combinations. ठीक है. इसके बाद हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई एक रेजिस्टर है, मेरे पास कोई एक रेजिस्टर है, तो इस रेजिस्टर का काम क्या है? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टिंग
द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करेगा, और अगर ये फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करेगा तो ये वो जो रेजिस्ट करने में एनर्जी लगा रहा है वो एनर्जी को ये हीट के फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है, हम लोगों का यहाँ से करंट आया, इस करंट को एक रेजिस्टर, आपने देखा होगा ना, कोई भी अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो गर्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो गर्म क्यों होती है, क्योंकि वो हीट एमिट करना शुरू कर देता है। तो इसी इफेक्ट को आप कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप किसी रेजिस्टर के थ्रू करंट को भेज रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वो हीट को एमिट करने लग जाता है। देखिए, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में करंट आए जा रहा था, तो ये कुछ टाइम बाद हीट को एमिट करने लग जाता है, जैसे मैंने बताया। तो वो जो हीट है वो आती कहाँ से है, हमें ये समझना है। हमें देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि अगर एक रेजिस्टर है तो ये रेजिस्टर का काम क्या है, रेजिस्टर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रेजिस्टिंग है ना, इट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई चीज़ फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है, यहाँ से चार्ज को यहाँ लेके जाने में कुछ काम करना पड़ेगा क्या? समझिए एक बार, ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो उस रोकने के अगेंस्ट मुझे एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाने में आई वुड हैव टू डू सम वर्क। आर यू गेटिंग इट? अगर कोई चीज़ मुझे रोक रही है, उस रोकने के बाद भी मैं उसको यहाँ से वहाँ लेकर जा रहा हूँ, तो आई वुड हैव डन सम वर्क, तभी तो वो हो पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो जो वर्क हमने किया उसी को हम हीट के बराबर मान लेते हैं। सारा का सारा वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, तो हम ये वर्क निकालें कैसे? इस वर्क को निकालने के लिए हमको देखिए पहले से फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? ये V इज इक्वल्स टू W/Q। अगर A एक पॉइंट है और B एक पॉइंट है, आई हैव टू टेक अ चार्ज फ्रॉम A टू B, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V इज इक्वल्स टू W/Q। यहाँ से मुझे W का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, VQ। ठीक है, क्या मिल जाएगा, VQ। अब एक और फॉर्मूला मुझे पता है, कौन सा वाला, I इज इक्वल्स टू Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का फॉर्मूला है। इससे मुझे Q की वैल्यू मिल जाएगी IT। इस Q की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मुझे W का फॉर्मूला क्या मिल गया, VQ, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज चार्ज। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि इस Q में अगर मैं ये IT अप्लाई कर दूं तो द फॉर्मूला बिकम्स VIT। ये आपको दिख रहा है, W इज इक्वल्स टू VIT। अब मुझे एक और चीज़ पहले से पता है, क्या पता है, दैट ओम्स लॉ टेल्स मी दैट V इज इक्वल्स टू IR। अब मैंने इस V की जगह पे IR डाल दिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू I²RT। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू I²RT। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इतना वर्क हमको करना पड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में, A से लेकर B तक। और मैंने क्या बोला कि हम ये सारे के सारे वर्क को किसके बराबर मान लेते हैं, हीट के बराबर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है H इज इक्वल्स टू I²RT, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये डेरिवेशन वगैरह जो हमने अभी तक ऊपर करी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है कि जो हीट है, जो हीट निकल रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, I² के, R के और T के, इनके प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं करंट बढ़ाऊँ उस रेजिस्टर के थ्रू तो हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के थ्रू जाने वाला अगर मैं करंट बढ़ाऊँ तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से रिलेशन में है। अगर मैं इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ तो भी हीट बढ़ जाएगी। और अगर मैं टाइम फॉर विच दैट करंट इज़ फ्लोइंग वो बढ़ा दूँ तो भी हीट बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं टाइम, कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं वो बढ़ा दूँ तो भी मेरी हीट बढ़ जाएगी। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स ऑन विच दैट पर्टिकुलर हीट इज़ डिपेंडेंट, राइट। किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट है हीट डिपेंडेंट है I² R और T पर। ठीक है, इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके,
अब देखिए ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक था हमारा, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इसके एप्लीकेशंस दो होते हैं हमारे, एक तो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब और एक होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। देयर आर टू डिफरेंट एप्लीकेशंस। क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज़। कुछ बहुत ईजी सा है, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब काम कैसे करता है। ये मान लीजिए एक बल्ब है, इस बल्ब में यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से करंट जा रहा है। तो ये जो हमारा बल्ब का अंदर का फिलामेंट होता है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करंट बढ़ाऊँ तो करंट बढ़ाने से ये ज़्यादा हीट निकालेगा, है ना। करंट बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा निकलेगी, हीट ज़्यादा निकलेगी तो ऐसा ना हो कि कहीं वो पिघल जाए, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो एक टाइम आता है कि वो गर्म तो बहुत ज़्यादा हो गया है, हीट तो बहुत ज़्यादा निकल रही है, पर मेल्ट नहीं कर रहा है। तो क्या करता है, वो ग्लो करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? ग्लो करने लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों ने अगर लोहा देखा है, उसको अगर आप बहुत देर तक आग में रखेंगे तो वो लाइट रेडिएट करने लग जाता है। तो वो जो बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, लाइट को रेडिएट करने लग जाता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। और फिर है फ्यूज़ की बातें। देखिए फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। कहाँ कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में। मान लीजिए जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम एक सर्किट है, ठीक है। हम लोग अपने घरों में भी इस फ्यूज़ को लगाते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा करंट कभी आ जाए तो फ्यूज़ और सारे अप्लायंसेस को बचा लेता है। तो फ्यूज़ का काम क्या है, घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको बचाना, अगर कभी बहुत ज़्यादा करंट आ जाए सर्किट में। तो काम कैसे करता है, देखिए हम लोगों ने इस सर्किट में ये जो हम लोगों ने ब्लू बॉक्स बनाया हुआ है, ये हमारा फ्यूज़ है। मान लीजिए ऐसा सा ये कुछ होता है, मान लीजिए ये हमारा फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ में होता क्या है, फ्यूज़ एक मान लीजिए ऐसे बॉक्स सा है और इसके अंदर हम लोग एक वायर कनेक्ट कर देते हैं इस एंड से इस एंड तक। अभी ये ओपन सर्किट है, अभी ये वाला ग्रीन वाला सेक्शन, ये वाला ग्रीन वाला सेक्शन से कनेक्टेड नहीं है। हम इसके अंदर एक वायर लगा देते हैं जो इस सर्किट को क्लोज कर देती है। अब सारा का सारा करंट इस साइड से इस साइड तक फ्लो करने लग गया, क्योंकि अब ये कनेक्ट हो गया। तो ये जो मैंने रेड वाला वायर लगाया, इसकी कोई एक पर्टिकुलर रेटिंग होती है। रेटिंग का मतलब क्या है कि ये कितने करंट को झेल पाएगा, कितना करंट ये अपने आसपास जाने देगा। अगर उतना करंट जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा करंट यहाँ से आएगा, इसके थ्रू चला जाएगा और इन अप्लायंसेस में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उससे ज़्यादा करंट आए, मान लीजिए हमारे पास 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, वो 10 एम्पियर तक का करंट जाने देगा, उससे ऊपर नहीं जाने देगा। पर अगर कहीं पर 50 एम्पियर करंट गलती से आ गया तो क्या होगा, ये जो वायर होता है जो हम लोगों ने इस फ्यूज़ के अंदर ये रेड वाला वायर लगाया है, ये वाला, ये वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर कुछ भी हल्का सा होगा उसके ऊपर, जहाँ तक का उसकी रेटिंग है वहाँ तक तो वो जाने देगा। उसके ऊपर अगर कुछ भी बढ़ता है वैल्यू ऑफ द करंट तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा तो ये मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है। अगर ये मेल्ट कर गया तो देखिए क्या होगा, अगर ये मेल्ट कर गया तो ये हट जाएगा और ये सीरीज़ वाला जो रजिस्टर था वो यहाँ से क्लोज्ड सर्किट को ओपन सर्किट बना देगा और करंट हमारा आगे नहीं जा पाएगा। समझ में आया? ये कनेक्टेड था तो करंट जा रहा था। जैसे ही ज़्यादा करंट आया तो ये जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक हो गया तो सर्किट हमारा क्या हो गया, ओपन बन गया। ओपन बन गया तो आगे वाले सारी चीज़ें बच गई, क्योंकि यहाँ करंट आया ही नहीं, इसने यहीं पर करंट को रोक दिया। ठीक है, दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क्स। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अगेन, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ठीक है। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक, लास्ट मेजर टॉपिक। ठीक है, व्हाट इज़ दैट लास्ट मेजर टॉपिक? दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जा रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इसे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू W/T। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोगों ने वर्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोनों एक ही बातें होती हैं। ठीक है, जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी, ये तो हमको पता है 9th से भी। जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी पोटेंशियल उसी में तो आएगी। वो जो भी हमने वर्क एनर्जी लगाई वो सारी वर्क में लग गई। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया P इज इक्वल्स टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम।
अब अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए हो, मुझे एसआई यूनिट चाहिए हो इलेक्ट्रिक पावर की, तो क्या होती है, वॉट किसके बराबर होती है, जूल पर सेकेंड। देखिए ये क्या है, वर्क या एनर्जी, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की एनर्जी, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो वॉट किसके बराबर बन जाएगा, जूल पर सेकेंड। ये हम ध्यान रखेंगे। अगर कभी डिफाइन करना हो 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट, तो व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल इट एज, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, है ना। एनर्जी कंजम्पशन ही तो है पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंजम्पशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड 1 वॉट। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग ये फॉर्मूला लेकर कुछ और निकालते हैं। ये तो ना हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, पावर का फॉर्मूला होता ही मशीन्स में भी फॉर्मूला यही होता है। क्या होता है, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक पावर का अपना कोई फॉर्मूला चाहिए हो, जहाँ पर पोटेंशियल हो, करंट हो, ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगा, हम देखते हैं। सेम चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर करी थी वहीं से शुरू करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला हमको पहले से पता है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मतलब W इज इक्वल्स टू वी क्यू, पहले से पता है, ये हमने ऊपर भी किया था। फिर हमने क्या किया था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, मतलब Q इज इक्वल्स टू आई टी, है ना। फिर हम लोगों ने ये वैल्यूज़ को हमने डाल दिया इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। W की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, वी क्यू, और T मैंने यहाँ पे लिख दिया, और P। अब ये इस Q की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखिए Q की जगह पे मैंने डाल दिया आई टी, तो P इज इक्वल्स टू वी आई टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, P इज इक्वल्स टू वी आई। ये हमारा ऐसा फॉर्मूला है जो हम इस चैप्टर में यूज़ करते हैं। एक बार दोबारा बताऊं, हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले शुरुआत करी पोटेंशियल के फॉर्मूले से, हम लोगों ने वर्क के लिए निकाल लिया। फिर हम लोगों ने करंट का फॉर्मूला यूज़ किया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू निकाल ली। इस Q की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ डाल दिया, है ना। तो हमें W की वैल्यू मिल गई वी आई टी, जो हमें पिछली बार भी मिली थी। पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो क्या बन गया, वी आई टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू वी आई। ये हमारा फॉर्मूला है, यही तो है ना। तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए इसी में अगर मैं मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर मुझे पता है ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अगर मैं इस V की वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ इस फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, है ना। P इज इक्वल्स टू आई आर, आई इसको मैं आई स्क्वायर आर लिख सकता हूँ। और अगर मैं सिमिलरली इसी फॉर्मूले से, ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से I की वैल्यू निकाल लूँ, तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। अगर मैं ये यहाँ पर डाल दूँ तो क्या बन जाएगा, V अपॉन आर, इसका मतलब V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं पावर के, हम लोगों को जो भी गिवन हो हम उसके हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। अगर हमको I गिवन है तो हम I के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं, अगर हमको I गिवन नहीं है तो हम I के हिसाब से यूज़ नहीं करते हैं, अगर V गिवन है तो V के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ऐसा सा कुछ है, 3 फार्मूलाज हैं। what is the first formula, P is equals to VI. What is the second formula, P is equals to I square R. What is the third formula, P is equals to V square upon R. ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक, जो असलियत में लास्ट टॉपिक है, वो बचता है। उसके बाद हमारे पास 2 छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, देखिए हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो किस मेजर, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो वॉट में मेजर नहीं होती है। जो हमारे घर में हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो किस में यूज़ होती, किस में कैलकुलेट करते हैं उसे, कमर्शियल यूनिट में। व्हाट इज़ कमर्शियल यूनिट। आपने कभी घर वालों को सुना होगा बात करते हुए कि इतना यूनिट खर्च हो रहा है, आजकल जो बिल आ रहा है वो इतना यूनिट के हिसाब से आ रहा है, हमारी इतनी यूनिट लग रही है। तो उस 1 यूनिट को हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है 1 यूनिट। अच्छा 1 किलोवाट आवर होता कितना है, कितना जूल होगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये आया कैसे, हमें कैसे पता, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1 किलोवाट आवर को मैं 1000 वाट आवर लिख सकता हूँ क्या। 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1000 वाट आवर लिख सकते हैं, किलोवाट को वाट में चेंज कर दिया बस। ठीक है,
अब 1000 वॉट तो वैसे ही रहा, मैंने इस आर को चेंज कर दिया इनटू सेकेंड्स, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स है ना। फिर मुझे क्या मिल गया, 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, क्या मिल गया, वॉट सेकेंड। अब देखिए वॉट सेकेंड को मैंने जूल लिख दिया, क्यों लिख दिया, हम लोगों ने यहाँ बात की थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए वॉट को हम लोग जूल सेकेंड लिख सकते हैं क्या, वॉट है जूल अपॉन सेकेंड है ना, तो मैं जूल को वॉट सेकेंड लिख सकता हूँ क्या, बस ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर बराबर कर दिया, जो ऊपर वॉट सेकेंड था वही जूल बन गया। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड। अगर 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब असलियत में हो कितनी रही है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। अगर कहीं पर ना समझ में आए पॉज करके दोबारा सुन लीजिएगा, आ जाएगा आपको समझ में, ना आए फिर भी तो वी कैन डू इट ओवर व्हाट्सएप। लास्ट टॉपिक्स विच आर नॉट टॉपिक वाला टॉपिक बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पर उनकी बात करेंगे। एमीटर और वोल्ट मीटर, इसके बाद कुछ नहीं है, सच में नहीं है, बस ख़त्म हो गया। देखिए एमीटर क्या होता है, एमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर करंट। एमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, एमीटर चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि एम्पियर से ही एमीटर बना होता है, और एम्पियर यूनिट किसकी है, करंट की। तो हम याद कर सकते हैं कि एमीटर से हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। दो चीज़ें हैं जो हम इसमें कवर करेंगे एमीटर के बारे में। एक तो ये कि हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा सर्किट में। पहली बात तो हम ये करेंगे, याद कर लेंगे और फिर देखेंगे क्यों होता है ऐसा। और जो सेकंड बात हमें याद रखनी है वो है कि एमीटर की बहुत लो रेजिस्टेंस होती है। हम चाहते हैं कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस हो बहुत लो हो। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज दैट एमीटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग, दैट इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। ये दो बातें हमें याद करनी है, और अब हम समझेंगे ऐसा होता क्यों है। ये एक सर्किट है, एक सीधी सी वायर है, इस पर हम लोगों ने एक रजिस्टर लगा दिया, मान लीजिए R, इसमें मैंने आगे जाकर एक एमीटर लगा दिया A और कनेक्ट कर दिया। अब ये सीरीज़ कनेक्शन है, सीधे सीधे लगाया हुआ है। तो हम लोगों ने पहली बात तो ये देखी कि हम सीरीज़ में क्यों लगा रहे हैं। देखिए इस केस में, इस फर्स्ट केस में जो भी करंट यहाँ से आ रहा है वो सारा का सारा करंट एमीटर के थ्रू भी जा रहा है, सारा करंट एमीटर के थ्रू भी जा रहा है। अब क्योंकि मेरा एमीटर का काम क्या है, एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, तो मैं यही तो चाहूँगा कि सारा का सारा करंट उसके थ्रू जाए, तभी तो वो चेक कर पाएगा करंट गया कितना, है ना। किसी सर्किट में कितना करंट है आपको तभी तो पता चलेगा जब आप सारा का सारा करंट चेक करोगे। और सारा का सारा करंट किस में जाता है, सीरीज़ में, हमको पहले से पता है। पैरेलल में तो करंट अलग अलग जाता है ना। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, सेकंड वाला, जो करंट यहाँ से आ रहा है, कुछ करंट यहाँ, कुछ करंट यहाँ बढ़ गया, तो इस एमीटर के थ्रू सारा करंट तो गया ही नहीं। अगर सारा करंट गया ही नहीं तो क्या है, मुझे सही रीडिंग दे पाएगा करंट की, नहीं दे पाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई दैट वाई आर वी अप्लाइंग इट इन सीरीज, बिकॉज वी वांट ऑल द करंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू इट, ठीक है, इसीलिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। रही बात दूसरी, अब हम लो रेजिस्टेंस क्यों चाहते हैं। ध्यान से सोचिए, अगर मैं चाहता हूँ कि सारा करंट मेरे थ्रू जाए तो क्या मैं अपने अंदर रेजिस्टेंस रखूँगा। हमको पता है दैट I और R आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, V इज इक्वल्स टू IR होता है। मैंने पहले भी तो बताया हुआ है, R है क्या, रेजिस्टेंस टू करंट, करंट को फ्लो करने से रोकता है। तो अगर मैं R बढ़ाऊँगा तो I तो कम ही हो जाएगा ना। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊँगा, अपोज करना बढ़ाऊँगा, तो करंट कम फ्लो करेगा। तो क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू करंट कम फ्लो करे, नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करे ताकि मैं जान पाऊँ कि करंट है कितना। इसीलिए वी कीप इट एज लो रेजिस्टेंस। जितना लो रेजिस्टेंस आप रखेंगे उतना इजीली सारा का सारा करंट उसके थ्रू फ्लो होगा, और जितना इजीली करंट फ्लो होगा उतना इजीली वो मेजर कर लेगा, ठीक है। चलिए, दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट एमीटर। नाउ वोल्ट मीटर।
बिल्कुल उल्टा है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर एज द नेम सजेस्ट्स इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करते हैं हम लोग इससे? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। इसको याद करने का तरीका है, वोल्ट मीटर इज़ मेड ऑफ वोल्ट। अगर वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वोल्ट से वोल्ट मीटर बन रहा है, तो वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो इसके लिए हमें बिल्कुल उल्टी बातें ध्यान रखनी है। इसको हम कनेक्ट करते थे सीरीज और लो रेजिस्टेंस, यहाँ हम क्या करेंगे? पैरेलल और हाई रेजिस्टेंस। देखिए, पहली बात ये करते हैं कि हम लोग इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। हम पैरेलल में इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच का मेजर होता है, ए एंड बी। हम ये तो कहेंगे कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से चार्ज को इस पॉइंट पर लेके जाऊं तो मैंने कितना काम किया, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस आई नीड 2 पॉइंट्स, राइट? सर्किट में 2 पॉइंट चाहिए होंगे। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी, इनके अक्रॉस मुझे इसे पैरेलल ही तो लगाना पड़ेगा। सीरीज में तो मैं 2 पॉइंट ले ही नहीं पाऊंगा, है ना। मैं रेजिस्टर के दोनों एंड्स पे चाहता हूं कि भाई यहां पर कितना था, रेजिस्टर से पहले कितना था, रेजिस्टर के बाद कितना हो गया। फॉर दैट आई हैव टू कनेक्ट इट इन पैरेलल। अब मेरा काम क्या है? इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना कि कितना काम करना पड़ा मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने में। तो क्या मुझे अपने थ्रू करंट को लेके जाना है? नहीं, मुझे अपने थ्रू करंट को लेके नहीं जाना है, क्योंकि मुझे करंट से कुछ थोड़ी काम है, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे थ्रू करंट आए, तो मैं हाई रेजिस्टेंस रखता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे बताया ना, अगर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो हम वही यहाँ पर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इस वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो हम इतनी बढ़ा देते हैं कि इसके थ्रू करंट आए ही ना। सारा करंट जो भी आ रहा है वो यहाँ से यहाँ निकल जाए, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? एक वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई रखते हैं और इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द कल्मिनेशन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल्स और नोट्स करिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या किसी और वीडियो में, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।